चुनी हुई जिंदगी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने गाते गाते रिकॉर्डिंग रूम के शीशे के उस पार खड़े तीनों लोगों पर नज़र डाली। उसमें से एक तो आंखें झुकाए रिकॉर्डर पर उंगली रखे ध्यानमग्न था, दूसरा घड़ी पर नज़रें जमाए था और तीसरा उनसे कुछ बात करने में व्यस्त था। शीशे के उस तरफ उसके हिलते होठ दिखाई दे रहे थे। तो फिर कौन घूर रहा था उसे? इंसान कहीं भी हो, कितना भी व्यस्त हो, अगर कोई उसे घूर रहा होता है तो उसे एहसास हो जाता है। आंखों में एक चुंबकीय शक्ति होती है शायद। उसने चोर निगाहों से अपने आसपास बैठे पांचों म्यूजिशियंस पर नज़र डाली। जोसेफ ऑर्गन बजाने में मगन था। मजूमदार गर्दन उठाए अधखुली आंखों से तबला बजाने में व्यस्त था। बिशप बांसुरी बजाने में डूबा था। गोवर्धन ढोलक बजाते बजाते सामने शीशे के उस पार देख रहा था और विश्वनाथ की निगाहें हारमोनियम पर रखे पेपर के संकेतों पर थीं। फिर कौन था? कौन घूर रहा था उसे? उसने लापरवाही से सर झटका। होगा कोई। उसने अपनी डायरी, पेन, पेपर वगैरह समेटे और रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आ गई। लड़के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट संभालने में लगे थे। वो गलियारे से गुजरती हुई ऑफिस में अपना आज का चेक लेने चली गई। चेक तैयार ही था सो तुरंत मिल गया। चेक पर्स में रखने के बाद पर्स की चेन बंद करते करते जब वो फिर से गलियारे में पहुंची तो वही युवक दिखलाई दिया जो थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग रूम में खड़ा खड़ा बातें कर रहा था। सांवला सलोना बड़ी बड़ी आंखों वाला वो युवक एक पल के लिए ठिठका, जैसे विश करना या कुछ कहना चाहता हो, पर फिर वो आगे बढ़ गया। शायद उसने अर्चना के चेहरे का अपरिचित भाव पढ़ लिया था। अनजान लोगों से अर्चना को बात करना पसंद नहीं था। युवक की बड़ी बड़ी आंखें उसके जहन में कई बार उभरी। क्या वही उसे घूर रहा था? 6 महीने बाद वो फिर से रिकॉर्डिंग के लिए रेडियो स्टेशन पहुंची। रिकॉर्डिंग रूम खाली होने में कुछ टाइम बाकी था। वहाँ किसी वार्ता की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो वेटिंग रूम में अपने म्यूजिशियंस के साथ बैठी थी। तभी उसे फिर वही युवक नज़र आया। उसने उसे वेटिंग रूम में बैठे देख लिया था। उसने सोच लिया कि आज अगर वो रिकॉर्डिंग रूम में आया तो वो उसे छुपी नज़रों से ज़रूर वॉच करेगी। इस बीच वो सामने से 2-3 बार गुजरा। उड़ती उड़ती नज़र उसने हर बार वेटिंग रूम की तरफ अर्चना पर भी डाली। हाथों में पेपर लिए वो कुछ व्यस्त सा नज़र आया। वापसी में लड़के आपस में बात कर रहे थे। मस्त आदमी है कृष्णधर जी, मजूमदार बोला। क्या लक है यार, विश्वनाथ बोला। अपना लक वो खुद बनाते हैं। कितने इंटेलिजेंट हैं। एक के बाद एक एग्ज़ाम देते जा रहे हैं और प्रमोशन मिलती जा रही है। अर्चना सुन रही थी। आखिर में पूछ ही लिया, किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? जोसेफ बोला, वही मैडम, वो काली शर्ट वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला लड़का। आपको पता है 5 साल में ही असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर हो गया। अर्चना बोली, असिस्टेंट डायरेक्टर तो कोई कृष्णधर दीवान है ना? उसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग, मजूमदार बोला। फर्स्ट फ्लोर में एक ऑफिस के सामने अर्चना ने इस नाम की नेम प्लेट लगी देखी थी, पर उसे नहीं पता था कि ये उसी काली शर्ट वाले लड़के का नाम है। साल में 2-3 बार वो रिकॉर्डिंग के लिए रेडियो स्टेशन जाती रही। कृष्णधर से भी अक्सर सामना होता रहा, पर ना तो आमने सामने कभी परिचय हुआ, ना ही कभी बातचीत हुई। पर हर बार उससे सामना होते ही न जाने क्यों ऐसा लगता जैसे एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया हो, जैसे नदी बहते बहते रुक गई हो। आसमान में उड़ते उड़ते पक्षियों के पंख एक पल के लिए जैसे उड़ान भरना भूल गए हों, और दिल की धड़कन भी जैसे एक पल को थम सी जाती। कभी कभी अचानक उसका दिखाई देना कुछ सालों के लिए बंद हो जाता। पता चलता कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है।
तब रिकॉर्डिंग के लिए जाते समय हमेशा ऐसे लगता जैसे वो यहीं कहीं आसपास है, उसकी आंखें कहीं से उसे घूर रही हैं। जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ती रही। समय की रफ्तार तो मानो जिंदगी की रफ्तार से भी अधिक तेज थी। जिंदगी से अर्चना ने बहुत कुछ पाया था और बहुत कुछ पाकर खोया भी। नाम, शोहरत, घर, परिवार, पति का प्यार, बच्चे, सब कुछ। और फिर एक एक कर सब खोता चला गया। पति का वियोग, बच्चों से अलगाव। बचा रहा तो जीवन में बस सम्मान, यश और आवाज़। वो अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटे हुए अक्सर उदास मन लिए सोचती रहती, और कितने दिन साथ देगी ये आवाज़। एक दिन तो इसे भी खोना ही है, और सबको भी। आँखों की रोशनी, कान, हाथ, पाँव, और एक दिन ये आवाज़ भी खो जाएगी। जिस दिन ये आवाज़ खो गई, धीरे धीरे यश, सम्मान और इर्द गिर्द नज़र आने वाले लोगों की भीड़ भी छंट जाएगी। फिर और घना हो जाएगा ये अकेलापन, और उस अकेलेपन में ही एक दिन चुपचाप सब खत्म हो जाएगा। लोगों को भी कई दिन बाद खबर होगी कि अर्चना, आने वाले दिनों की कल्पना कर वो कांप उठती। आजकल उसका कहीं आने जाने का मन नहीं होता। मन मारकर जब वो तैयार होकर निकलती है तो 10 लोगों से मेल मुलाकात होती है, और तब उसे अच्छा ही लगता है। अपने लिए लोगों का सम्मान देखकर उसे अपना कुछ अस्तित्व नज़र आने लगता है, पर घर आकर वो फिर उन्हीं अंधेरों में डूबने उतरने लगती है। मुंबई में बहुत बड़ा सेमिनार था। आने जाने, रहने खाने का सारा इंतज़ाम संस्था ने किया था। 2 दिन के लंबे कार्यक्रम के अंत में दूरदर्शन के कोई बहुत बड़े ऑफिसर, जो शायद इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उनका बड़े तामझाम और लाव लश्कर के साथ आगमन हुआ। उन्हें ससम्मान माइक पर आशीर्वचन के लिए निमंत्रित किया गया। वो उनकी गुरु गंभीर आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। ये आवाज़ आदरणीय अर्चना जी की आवाज़ का, उनकी कला का मैं पिछले 40 सालों से मूक प्रशंसक रहा हूँ, जब वो लखनऊ आकाशवाणी से सुगम संगीत गाती थी। अब अर्चना ने अपनी गर्दन उठाकर ध्यान से एमडी साहब की ओर देखा। कृष्णधर। डिनर के समय अर्चना भीड़ से अलग खड़ी थी। किसी ने नैपकिन सहित प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। उसने संकुचित होकर नजरें ऊपर उठाईं। कृष्णधर थे। इतने सालों बाद भी आप बिल्कुल वैसी ही हैं। अर्चना ने धन्यवाद कहकर प्लेट ली और पूछा, कैसी? वैसी ही जैसी 30 साल पहले संकोची थी। आगे बढ़कर खुद विश करने या परिचय करने में आप हमेशा से ही कतराती रहीं। कई लोग इसी वजह से मुझे घमंडी भी समझ बैठते हैं, पर ऐसा है नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। मैं इस मामले में ज़रा संकोची ही हूँ। आप तो शायद आज भी बात न करती अगर मैं ही आगे बढ़कर पहल न करता। कृष्णधर हंसे। हो सकता है वो संकुचित हो गई। सोचने लगी कि क्या कहे। इस बीच उनसे बात करने लोग लगातार आते रहे, जिन्हें उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। डिनर के बाद मिलते हैं। उनका सारा ध्यान अर्चना की तरफ था। तो बताइए, कैसी हैं आप? अब और कैसी हो सकती हूँ? ठीक हूँ, बस अब सब समापन की ओर है। अर्चना ने उदासी से कहा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता आपको देखकर। आप तो अब भी वैसी की वैसी यंग और खूबसूरत दिखती हैं। 60 साल की यंग? वो मुस्कुराई। देखिए, मैं आपसे 10 साल छोटा हूँ, पर मैं लग रहा हूँ 60 साल का। पर आप नहीं लग रही। मुझे सब पता है। जो आपके साथ घटा है वो मुझे सब पता है। मुझे जानकर बहुत ही दुख हुआ। वो चकित रह गई। आप जानते हैं सब कुछ? कैसे? कृष्णधर हंसा। आपने तो कभी हम पर नज़र ही नहीं डाली।
हम तो शुरू से ही आपकी आवाज़ के और आपके दीवाने रहे हैं। अर्चना सकपका गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो अपने आसपास देखने लगी, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। अब इस उम्र में पहुंचकर ही तो सच बोला जा सकता है। ट्रांसफ़र मेरा चाहे जहां हुआ हो, मैं अपने सूत्रों से आपके बारे में हर जानकारी रखता रहा हूँ। आपका अकेलापन, आपकी दुश्वारियाँ। अब तो थोड़ा सा ही वक्त बचा है, वो भी निकल जाएगा। उसने लंबी सांस लेकर कहा। आप अपनी ये निगेटिव सोच बदलिए। और ये आप जो खुद को 60 साल का प्रचारित कर रही हैं, वो क्यों भाई? आखिर किस लिए? ये सब कहना बंद करिए आप, और मेरी मानिए तो अब से यंग और खुश मिजाज लोगों के साथ बैठिए, उनसे दोस्ती रखिए, हंसिए हंसाइए। कृष्णधर ने कहते हुए आगे हाथ बढ़ाया। देखिए, मैं हाजिर हूँ आपसे दोस्ती के लिए। आज भी 40 साल पहले जो संकोचवश खोया, आज नहीं खोना चाहता। पता नहीं कब अर्चना का हाथ कृष्णधर के हाथ में चला गया। उसने देखा कृष्णधर के सांवले सलोने चेहरे पर सफलता की चमक के साथ साथ एक निखार भी आ गया है। बदन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा भर गया है। आंखें वैसी ही बड़ी बड़ी पर आत्मविश्वास से लबरेज हैं। इसीलिए तो 30 साल बाद भी अर्चना ने उसे पहचानने में कोई भूल नहीं की। बस वो पहले से ज़रा बेतकल्लुफ़ नज़र आया। कृष्णधर के कहे अनुसार ये उम्र के कारण था, या फिर हो सकता है पद और सफलता इसका कारण हो। अर्चना ने कृष्णधर के हाथ से अपना हाथ अलग करना चाहा, पर कृष्णधर ने इस तरह उसके हाथ को थाम रखा था कि उसे हाथ छुड़ाने के लिए एक तरह से अपना हाथ खींचना पड़ा। अब चलती हूँ, 10:30 बजे मेरी ट्रेन है। अरे, अभी इतनी जल्दी? मत जाओ ना प्लीज़, कल चली जाना। 30 सालों के 30 घंटे तो दे ही दो ना आज मुझे। कृष्णधर का प्रेमपूर्ण आग्रह उसके शब्दों से झलक रहा था। नहीं रुक सकती, जाना ही पड़ेगा, रिजर्वेशन है। सारी बातें ख़त्म हो गईं। अब क्या बचा है? अब तो केवल दोहराव है, अपने अधूरेपन से उबरने की कोशिश मात्र। उसने लंबी सांस लेकर कहा। फिर वही बात, मेरी बातों पर गौर करो। कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है अभी। शुरुआत तो कभी भी की जा सकती है अर्चना। संपूर्ण होने की संभावनाएं हमेशा हमारे आसपास ही रहती हैं। कृष्णधर ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में पता नहीं ऐसा क्या था कि एक पल को अर्चना का सारा अस्तित्व ही मानो विचलित हो उठा। दूसरे ही पल वो फिर से स्थिर होकर बोली, ये जो कुछ भी मुझ में है वो मैंने नहीं बनाया, ना ही वो एक दिन में मेरे अंदर बना है। इस समाज, संस्कृति और परंपराओं ने जो कुछ मेरे अंदर भरा है, मैं उसी की नियति हूँ। किसी निश्चय पर पहुँचने के लिए दिल और दिमाग का एक साथ खड़े रहना ज़रूरी है। और वो विदा लेकर चल दी। आज फिर इतने बरसों बाद उसे लगा कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। दो आंखें मानो उसकी पीठ में गड़ी जा रही थीं, जिसकी चुभन और गर्मी उसे अपनी पीठ से दिल तक उतरती महसूस हो रही थी। उसका दिल बार बार चाहा कि एक बार पलटकर देख ले। बीच में गुजरे 30 बरसों को भूलकर कृष्णधर की खुली बाहों में समा जाए, उसकी नशीली आंखों में डूबकर उसके सीने पर सिर रख दे। पर वो बिना पलटे सीधी चलती रही। पलटकर वो अब कुछ भी देखना या तलाशना नहीं चाहती थी। अब तो वो जानती है उन आँखों को। ऐसा नहीं
कि कृष्णधर उसके अंतर से बिना कोई निशान छोड़े गुजर गया हो। वो सोचने लगी, अगर जीवन एक पड़ाव है तो हमारी यात्रा एक ही समय में आगे और पीछे कैसे चलती है। आज वो अपने लिए चुनी गई जिंदगी के अर्थों को समझकर संतुष्ट है और वो अपने मान मर्यादा में जकड़ी चुपचाप धीमे कदमों से अकेली स्टेशन की ओर चल दी।